आज हम NCS पढ़ेंगे। NCES मीन्स नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी क्या होती है? किसी भी काम को करने के लिए जो पावर हमें चाहिए या एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। अब हमें पहले पढ़ना है नॉन देन कन्वेंशन। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिन्हें हम अपनी डेली डे टू डे लाइफ में फैमिलियर हैं जिनसे। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोल, सीएनजी, न्यूक्लियर एटसेट्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टडी करनी है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वे सोर्सेज हैं जो इजीली हमें कहीं भी मिल जाते हैं। आप मार्केट जाएंगे, आपको पेट्रोल चाहिए किस चीज के लिए, बाइक को ड्राइव करने के लिए, तो आप इजीली बोरो कर सकते हैं पेट्रोल को मार्केट से। देन दिस इज कोल। कोल को हम मेनली इंडिया में मोस्टली जो जनरेशन है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वो कोल बेस्ड पावर प्लांट से है। तो कोल को हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, बट इस चैप्टर में या आपके सब्जेक्ट में हमें जो पढ़ना है वो ये देखना है कि जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कोल। एज वी नो कोल इज ए फॉसिल फ्यूल, क्योंकि फॉसिल्स क्या होते हैं, आज से हजारों साल पहले जब कभी भी हमारे जो नियर बाय एटमॉस्फेयर में नियर बाय जो पेड़ पौधे होंगे वो किसी एक्टिविटी की वजह से अंदर चले गए हमारी अर्थ के, जैसे टाइम टू टाइम उनके डिके होता चला गया और वे कन्वर्ट हो गए हमारे कोल में भी, कहीं पेट्रोलियम में भी। तो हमें पहले पढ़ना है कोल का। कोल अब 2020 का एक डाटा है मेरे पास, वो मैं आपको बता देता हूं। इन इंडिया कोल बेस्ड पावर प्लांट जनरेट 1,99,595 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारा टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है इंडिया का 53.7%। ठीक है, तो जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसमें हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है इंडिया की इन 2020 तक हमारा इंडिया में जनरेशन है कोल बेस्ड पावर प्लांट का 1,99,595। तो जनरेशन होती कैसे कोल से? देखिए, कहीं भी अगर हमें जनरेशन करनी है तो सबसे पहले हमें एक जनरेटर चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में जनरेटर ही हमारी हेल्प करता है। देन उसको चलाने के लिए एक प्राइम मूवर, सपोज मैंने टरबाइन ले ली। अब टरबाइन को चलाने के लिए या तो मैं वाटर टरबाइन लूं, स्टीम, और वी कैन से गैस टरबाइन। अब जो टरबाइन मैंने ली, सपोज एनटीपीसी में जो हमारा एनटीपीसी बदरपुर है वहां वो एक हमारा कोल बेस्ड पावर प्लांट है। तो उस कोल बेस्ड पावर प्लांट में वे लोग जनरेशन करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम। अब स्टीम जनरेशन कैसे होगी? सबसे पहले एक वर्ड आएगा बॉयलर। बॉयलर बॉयलर में क्या होगा, आप हमारे पाइप्स आएंगे, फर्दर जब आप आगे जाएंगे आपके सब्जेक्ट में तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे जनरेशन होती है बॉयलर। अब बॉयलर में क्या होगा, पानी फिल होगा और नीचे हम क्या करते हैं, फर्नेस होगा जहां हमारा, उस फर्नेस में अगर हम आग लगाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर ये हमने इंसर्ट क्या किया वहां एज अ फ्यूल कोल। कोल को इतना बारीक कर देंगे जैसे हमारा एक टेल्कम पाउडर होता है, उस टेल्कम पाउडर जितना बारीक करने के बाद कोल को हम इस फर्नेस में डाल देंगे। ऐसा हमें पता है ऊपर एक बॉयलर है हमारा, जब नीचे से हीट मिलेगी बॉयलर में, बॉयलर के अंदर पानी है तो क्या होगा, स्टीम
स्टीम रिलीज होगी। जब स्टीम रिलीज होगी तो स्टीम को हम फर्दर स्ट्राइक कहां कराएंगे? एक टरबाइन के ऊपर। तो यहां एक टरबाइन होगी। जब स्टीम टरबाइन के ब्लेड से स्ट्राइक करेगी तो टरबाइन हमारी रोटेशन में आएगी और वो घूमना स्टार्ट कर देती है। देन फर्दर विद द हेल्प ऑफ ए कपलिंग एक शाफ्ट होगी, उस शाफ्ट से हमने टरबाइन और जनरेटर को कनेक्ट कर दिया। जब हमारी टरबाइन चलेगी तो टरबाइन की वजह से शाफ्ट रोटेट हुई, तो शाफ्ट रोटेट होने के बाद जनरेटर जो उससे कपल था वे हमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देगा। ये तो था मेरा कि कोल बेस्ड कोई भी पावर प्लांट है वहां पर हमारी वर्किंग कैसे है। अब इस चैप्टर में हमें मेन क्या पढ़ना है? चैप्टर में क्या आपको पूरा जो सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जो एनर्जी सिनेरियो है वो इंडिया का क्या है और उससे हम कितना जनरेट करवा रहे हैं, प्लस किसी भी टॉपिक के ऊपर उसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब कोल हमें पता है ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर हार्ड मटेरियल लाइक अ स्टोन, जैसे हमारा एक पत्थर होता है उस टाइप की इसका एक स्ट्रक्चर होता है। अब कोल बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जलाने में कितना टाइम लगेगा? इजीली जल जाएगा। तो विजन एक स्टडी के अनुसार आने वाले 60 साल तक पूरे वर्ल्ड में एक जो रिजर्व है कोल का वो प्रेजेंट है। उसके बाद हमें कोई दूसरा एनर्जी सोर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे पास कोयला होगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे? इसको जनरेशन को बंद करना पड़ेगा। जो ये जनरेशन मेरी अब 2020 में है, अगर आप 2016 तक के बाद का डाटा उठाएंगे तो आपको इसमें ना डाउनफॉल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जब कोल बेस्ड पावर प्लांट है और हम यहाँ पे कोल को जला रहे हैं तो कोल से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। वे क्या करती है? हमारे पोल्यूशन को, पोल्यूशन होगा उनकी वजह से और हमारे एनवायरनमेंट को वो लोग पोल्यूट करते हैं। ठीक है, तो अब मेनली इंडिया में कहां कहां कोल मिलेगा? इन इंडिया झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। अब झारखंड के अंदर एक बोकारो नाम की जगह है जहां हमारी एक कोल माइन लगी हुई है, इंडिया की बिगेस्ट कोल माइन है। ठीक है, बेसिकली जो एक कोल होता है, कोल के अंदर जो स्ट्रक्चर है हमारा, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट जितने भी थे उनसे जो जनरेशन थी देखिए, जो कोल वाला था कोल से हमने जनरेशन करा दी इंडिया के अंदर। लेटेस्ट 2020 का डाटा ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट बना कन्वेंशनल सोर्सेज में कोल, कोल में हमने लिख दिया डाउन। देखिए जितने भी हमारे पावर प्लांट हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हमेशा हमारी थर्मल बेस्ड पावर प्लांट है। तो जो इंडिया में थर्मल बेस्ड पावर प्लांट जो टोटल जनरेशन है हमारी थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल बेस्ड पावर प्लांट इन इंडिया जनरेट 2,31,456 मेगावाट, जो कि टोटल जनरेशन है इंडिया की अकॉर्डिंग 62.2% है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम थर्मल बेस्ड पावर प्लांट। नाउ फर्दर कोल हो गया। अब कोल के बाद नंबर आता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी बोल देते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, क्रूड ऑयल हमें कहीं ना कहीं समुद्र से मिलेगा। उसके लिए क्या होगा? स्टडी होगी। स्टडी के बाद सपोज ये कोई सीन है हमारा, यहाँ एक बंदा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रेडिएशन सेंड करेंगे। जब एक पर्टिकुलर रेडिएशन स्ट्राइक बैक होगी जो ये बताएगी हमें कि हाँ यहाँ पर हमारा एक पर्टिकुलर जगह पे कोल या फिर क्रूड ऑयल मिला है, तो ये लोग क्या करेंगे? वहां ड्रिल करेंगे।
ड्रिल करने के बाद इन्होंने क्या किया, ऑयल वेल वहां पे ड्रिल करना पड़ेगा। ऑयल वेल ड्रिल करने के बाद नीचे से क्या आएगा, हमारा क्रूड ऑयल आएगा, उसको हम फर्दर रिफाइनरीज में भेज देंगे, रिफाइनरी में रिफाइन करने के लिए, फिर आगे हम उसको अलग अलग जगह पे यूज करेंगे। अब बेसिकली पेट्रोल में, पेट्रोल हमारा क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो पेट्रोलियम में क्या क्या आएगा, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड एलपीजी। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड एलपीजी, ये बेसिकली हमारे पेट्रोलियम जो भी क्रूड ऑयल होगा उससे हम इन चीज को रिफाइन करके अलग अलग निकालते हैं। अब इंडिया में सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, कुछ जगह है जहां पर हमारा क्रूड ऑयल के लिए उन्होंने सेटअप कर रखा है। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, बॉम्बे हाई, ये कुछ आपके एग्जांपल हैं जहां से हम इंडिया में क्रूड ऑयल के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब पूरे इंडिया का ऑलमोस्ट 50% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे डिपेंडेंस है इंडिया, 50% जो पूरी जो जरूरत हमारी पूरी होती है वो हम सिर्फ अकेला बॉम्बे हाई से ले रहे हैं, ठीक है। तो बॉम्बे हाई मेन क्या होगा, हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। अब जितना भी हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेस्ड पावर प्लांट जो लगे हुए हैं इंडिया में, उनकी कैपेसिटी देखिए, ये जो डाटा है आपका, ये 31/7/2020 तक का है, मींस 31 जुलाई 2020 का जो डाटा है हमारे पास, वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, आप ले लेना। गैस, गैस बेस्ड जो पावर प्लांट है इंडिया में, वो जनरेट कर रहे हैं 24,992 मेगावाट, एंड डीजल बेस्ड पावर प्लांट only 510 megawatt. ये हमारा 6.7% and this one is only 0.1% of the total generation in India. देखिए आने वाले मोस्टली 60 to 70 years के लिए हमारा सिर्फ पेट्रोलियम जो है, आज अगर देखा जाए तो वो प्रेजेंट है, आने वाले 60 साल के बाद हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी और एनर्जी सोर्स पे जाना पड़ेगा। देखिए बार बार एक क्वेश्चन उठ रहा है, 60 साल के लिए ये अवेलेबल, 80 या 90 साल के लिए कोल अवेलेबल, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, एनर्जी को कैसे यूज करेंगे, कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराएंगे, तब हमारा आएगा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वो मैं आपको आपके जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं कराऊंगा। अब फर्दर पढ़ लेते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया। Now, next one is natural gas. आप एक वर्ड से फैमिलियर होंगे, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब इंडिया में गैस बेस्ड पावर प्लांट का मैंने आपको लिखवाया था 24992 मेगावाट। जब आप प्रगति मैदान के नियर बाई जाते हैं तो वहां पर एक पावर प्लांट बना हुआ जो कि हमारा CNG बेस्ड पावर प्लांट है। अब इंडिया में कहाँ है, देखो इन इंडिया में सोर्स कहाँ है, नर्मदा एंड महानदी डेल्टा, इसको हम सोनाटा ही बोलते हैं। मोस्टली जो है हमारी, फिर ये गुजरात साइड में भी है, कुछ सिर्फ साइट्स आएंगी आपकी जो हमें इसमें लिखना है, साइट्स के अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है इसमें।
कृष्णा गोदावरी नर्मदा महानदी डेल्टा एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा अप टू 2020 इंडिया में 65 टू 71 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर ये हमारी रिक्वायरमेंट है पूरे एक साल में, जो हमें चाहिए क्या एक नेचुरल गैस हमें जो यूज करनी है। अब BCM के अकॉर्डिंग क्या है, बिलियन क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर मीन्स एक एरिया जहां पर ये हमारा फैला हुआ है। तो हमें इंडिया की रिक्वायरमेंट अप टू 2020 65 टू 71 BCM। अब नेक्स्ट आएगा हमारा न्यूक्लियर। देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में अवेलेबल है, जनरेशन भी उनसे ज्यादा होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, बट देखो जनरेशन के मामले में सबसे ज्यादा जो जनरेट कर सकता है वो न्यूक्लियर एनर्जी है, बट उसके भी अपने कुछ लिमिटेशंस होते हैं। अब लिमिटेशंस क्या, वो आपके आगे आएंगे। अब इंडिया में न्यूक्लियर बेस लिख लेते हैं अप टू 2020 न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट जनरेट 6780 megawatt, which is equivalent to 1.8% of the total electricity generation in India. अब ये माना जाता है कि 1 किलोग्राम of nuclear fuel with uranium 235 and thorium 238 ये इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगे जितनी हमारी 4 टन ऑफ कोल जनरेट करेगा। 1.6 बिलियन टन्स ऑफ कोल मीन्स 1 किलोग्राम न्यूक्लियर फ्यूल से हम इतनी एनर्जी जनरेट करा सकते हैं जो कि 1.6 बिलियन टन्स ऑफ कोल जनरेट करेगा। सेकेंडली, जब हम इतना कोल जनरेट आपका कोल जब जलाएंगे उससे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी जिसकी वजह से पोल्यूशन होगा। तो क्यों ना हम यूरेनियम से ही बना लें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। देखिए अगर आप फुली यूटिलाइज कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट को तो थ्रू आउट द ईयर हमें किसी और दूसरे सोर्स को यूज करने की भी नीड नहीं है। अकेला न्यूक्लियर सफिशिएंट है पूरे इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए। बट लिमिटेशन जो है इसकी रेडिएशन, इसकी जो रेडिएशन रिलीज होगी उसकी वजह से मेन है हम उसको यूज नहीं करते। अब देखिए कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हर एक पावर प्लांट चाहे कोल बेस है चाहे डीजल बेस है, हर एक की एक लाइफ लाइन होती है कि इतने साल के बाद हमें उस पावर प्लांट को बंद करना पड़ेगा। कोल बेस्ड पावर प्लांट को डिसमेंटल कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। बट न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए सबसे मेन प्रॉब्लम जो है वो है इसका डिस्पोज करना। हमें इसको डिस्पोज करने के लिए या तो कहीं धरती में इसको डालना पड़ेगा अंदर, या मरीन या समुद्र में इसको डालना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, रेडिएशन रिलीज होगी और रेडिएशन क्या करेंगी, एक्वेटिक लाइफ को आपकी खराब करेंगी, फिशेज वगैरह के लिए हार्मफुल होगा और इंसानों के लिए भी हार्मफुल होगा। इसलिए हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते। नाउ अब एक क्वेश्चन उठता है, सर आपने सिर्फ इतना बताया कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कोल आ गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट आ गए, नेचुरल गैस आ गई, पेट्रोलियम आ गया। तो सर पावर प्लांट जो हमारे हाइड्रो बेस है वे कहाँ आएंगे? अब देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या दिया, पानी। अब पानी हमें पता है इजीली अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलता है। अब मेन आएगा लार्ज हाइड्रो, लार्ज हाइड्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर।
फॉर एग्जांपल टिहरी डैम, मैंने क्या बोला, डैम। तो एक पावर प्लांट जो कि काम करेगा हमारा पानी से, मीन्स एक टरबाइन होगी, इसकी वर्किंग देख लेते हैं। For construction of a hydropower plant, basically we need a site जहां दोनों तरफ से एक वैली हो। तो वैली होगी तो हम क्या करेंगे, एक डैम बना देंगे। डैम कहीं नहीं बन सकता, डैम बनाने के लिए सबसे बेसिक नीड है हमारी एक रिवर। वो नदी जहां थ्रू आउट द ईयर पानी जो आपका अवेलेबल होगा, तो रिवर हो गई। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट के लिए कौन कौन सी साइट्स अवेलेबल है इंडिया में, और क्या साइट्स वे होनी चाहिए, आप क्या क्या चीजें देखेंगे। अब मैं आपको चीजें बताऊंगा कि लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट को मैंने कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्यों बोला। बेसिकली देखो, कन्वेंशनल का मैंने तुम्हें पहले क्या होता है, वे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हम डेली लाइफ में अपने आसपास देख लेते हैं। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी, मैं इसको नॉन रिन्यूएबल भी बोल सकता हूं। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मींस ये वे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो एक बार अगर यूज हो गए तो दोबारा उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे। बट सर डैम आपने बना दिया, पानी इजीली अवेलेबल है, तो पानी हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों नहीं है। देखिए समझो एक बार, हमने डैम बना दिया ना, डैम के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए क्या चाहिए, अगेन जनरेटर कनेक्ट विद टरबाइन। अब यहां से हम पानी को स्ट्राइक करें, इसको हम बोलते हैं पेन स्ट्रोक। अब इस पेन स्ट्रोक से क्या किया, पानी को रिलीज करते हैं, तो टरबाइन्स के जो ब्लेड होंगे, टरबाइन्स के ब्लेड पे जब हमारा पानी स्ट्राइक करेगा उसकी वजह से क्या होगा, रोटेशन में आएगी टरबाइन। जब टरबाइन रोटेशन में आएगी उसकी वजह से जनरेटर वहां पे कनेक्ट है, जनरेटर रोटेशन में आएगा और इजीली हमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। देखिए रिन्यूएबल सोर्स वे सोर्स ऑफ एनर्जी थे जो एक बार यूज कर लिए, बार बार उनको हम यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल एक बार यूज हो गए, दोबारा उनको हम यूज नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ एक रिवर है, यहाँ भी रिवर होगी, यहाँ से पानी हमने रिलीज किया तो वापस कहाँ चला गया, रिवर में। क्या ऐसा अरेंजमेंट है कि ये फिर से यहाँ गए, नहीं। दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। अब हाइड्रो बेस्ड पावर प्लांट जो इंडिया में है उनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है 45,699, ये 12.3% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी नीड जो पूरी करता है हमारी इंडिया। ठीक है, अब देखो हर एक पावर प्लांट जो हमने बनाया उनकी अब अपनी डिसएडवांटेज है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है उनकी डिसएडवांटेज दूर किसने की, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ने। अब जैसे कोल था, कोल से क्या होता था, पोल्यूशन। फिर हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट आए, दे आल्सो कॉज पोल्यूशन। न्यूक्लियर की वजह से क्या होगा, डेंजरस है वो, उसको यूज नहीं कर सकते ज्यादा। लार्ज हाइड्रो, इसकी वजह से क्या हो सकता है, फ्लड आ सकते हैं। जो पर्सन नियर बाई इसके रहते होंगे एरिया के, हमेशा एक अलार्मिंग सिचुएशन में रहेंगे कि जब आपकी ज्यादा बारिश होगी तो इट में भी उनको वहां पे सफर करना पड़े। ठीक है, तो एक एनर्जी दा आपका एनर्जी सिनेरियो है इंडिया का 2020 तक, वो हम लिख लेते हैं। और जब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से स्टार्ट करूंगा। तो देखिए कोल बेस्ड पावर प्लांट का आपने लिख लिया,
गैस बेस्ड पावर प्लांट का लिख लिया, डीजल का लिख लिया, हाइड्रो का लिख लिया और न्यूक्लियर का लिख लिया। बचा क्या? MNRE। अभी लिखूंगा फुल फॉर्म 88,042 मेगावाट, जो कि इंडिया का 23.7%। मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये जो इंडिया में है मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू देम इंडिया में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारी, जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है कि बेस पावर प्लांट की, वो ये। अब देखो भाई, मैंने बताया कि इंडिया में सोर्सेज लिमिटेड है, कोल हमें लिमिटेड जगह से मिलता है, पेट्रोल लिमिटेड जगह से मिलता है। कई बार एग्जाम में उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लिस्ट देम विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आप, मैंने जितना आपको बताया, आपको ये सारा क्वेश्चन वहां पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब पेट्रोल में एक चीज रहेगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में एक चीज रहेगी, मैंने इंडिया का तो बता दिया कि भाई इंडिया में हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। अब इंडिया ज्यादा प्रोड्यूसर नहीं है अपना ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ओपेक, एक वर्ड आता है ओपेक, ये वे कंट्री हैं जो कि पेट्रोलियम का प्रोडक्शन भी करते हैं और उसकी जनरेशन भी करते हैं और आपका ट्रांसफर भी करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री। अब ओपेक में जो आपके कंट्रीज हैं, मेनली मैं उनके बारे में बता देता हूँ। हाँ, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसमें जो लीडर है हमारा वो है अमेरिका। ये एक एस्टिमेट है कि अकॉर्डिंग टू द 2020 डाटा, पूरे वर्ल्ड का जो ऑयल रिजर्व है 67% उसमें से यूएसए के अंदर प्रेजेंट है। पूरे वर्ल्ड का 67% जो ऑयल रिजर्व है वो यूएसए में प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर कौन? यूएसए। फिर कंज्यूम कौन करेगा? यूएसए। उसके बाद हम अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग प्रायोरिटीज पे हम रख दें, ठीक है। तो फर्दर जो नेक्स्ट टाइम कराएंगे वो होगा हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी।